बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ और मुस्कुराती सुबह में मैं आपके साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी क्योंकि आप लोग आज मेरे साथ हैं और मैं आप लोग के साथ मौजूद होंगी मेट्रो न्यूज़ पर मॉर्निंग शो में। और ये मॉर्निंग शो बेसिकली आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। हर मॉर्निंग शो आप लोगों के लिए होता है और इसलिए कि आपको बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। बहुत सारी चीज़ें, मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपको खबरें इतनी खबरें सुना दें कि बस कि आप टेंशन में आ जाओ और कहें कि भाई बस कर दो खबरों को। बेसिकली होना यही चाहिए कि आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाए, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप थोड़े से हैपनिंग भी हो, थोड़े खुश भी हो, थोड़ा सा एक मॉर्निंग शो की एक फील होती है कि सुबह आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको एंजॉय करें। सुबह को आपका मूड अच्छा होगा तो पूरा दिन अच्छा होगा मूड। लेकिन सुबह से आपको अगर खबरें सुनाना शुरू कर देंगे, देखिए खबरें अपनी जगह पर, लेकिन हम यहाँ पे मॉर्निंग शो पे खबरें नहीं सुनाने आए हैं। हम आपसे बहुत सारी गपशप करने, आपकी कॉल्स भी लिया करेंगे, आपसे बातें भी करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे और थोड़ा सा हंसी मजाक भी होगा, गाने शाने भी सुनाएंगे ताकि आपकी सुबह जैसी अच्छी हो जाएगी उसके बाद पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। आपको बिल्कुल डिप्रेशन में और टेंशन में हम नहीं डालेंगे, क्योंकि अगेन वही बात, मॉर्निंग शो की फील एक खुशी वाली होती है जिसमें आपके लिए हम बहुत सारी खुशियां लेकर आएंगे, आपको आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आएंगे। और यही मुस्कुराहट जो है ना, ये आपको पॉजिटिविटी देती है, आपके दिन का आगाज़ खूबसूरत हो जाता है। सुबह उठते कहते हैं मुस्कुराएं, अच्छा सोचेंगे तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। देखिए ये बात आप ना, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं नाज़िया आप ये क्यों कहती हैं कि आप टेंशन्स को छोड़ दें, वरीज़ को छोड़ दें और फिर बस अपनी ज़िंदगी जो है वो आप अच्छे तरीके से गुजारें। कैसे गुजारें, वरीज़ को कैसे छोड़ें? दुनिया में कोई शख्स ऐसा, कोई एक शख्स भी लाकर मुझे ऐसा दिखा दें कि जो ये कहे कि वो उसके पास कोई वरीज़ नहीं है, वो हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट है। कोई ना इंसान परफेक्ट होता है, ना कोई ऐसा शख्स है कि जिसके पास परेशानी ना हो। हाँ, इसको आपने कोप अप कैसे करना है, इसको आपने हैंडल कैसे करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि बेसिकली आपने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो इन चीज़ों को हैंडल करें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अपनी टेंशन्स और वरीज को एक साइड पर रखें या उनको हैंडल करना जाने और अपनी लाइफ में आप मेंटली पीस लेकर आएं और खुश रहें। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि हमेशा से मुस्कुराते रहें। सुबह आपकी मुस्कुराहट के साथ शुरू होगी तो नेचुरली पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। हर किसी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा काम जो है वो चल रहा होता है। किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई वरीज चल रही होती है, तो हम इन सारी वरीज को साइड पर कर देंगे। ये वरीज जो है ना, बताऊं क्या करती हैं, आपकी लाइफ को कम कर देती हैं, आपको बीमारियां बहुत सारी आपके लिए आती हैं। वरीज हैं, ये इधर हैं, इधर खुशियाँ, इधर वरीज हैं, इधर टेंशन्स हैं, इधर आपके काम हो भी रहे हैं, उधर काम बिगड़ भी रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को ज़रा सा भी हिलाया जुलाया और वरीज की तरफ चले गए और टेंशन की तरफ चले गए और आपने अपने कामों को मुकम्मल नहीं कर पाए, तो बस फिर तो आपने बीमार भी होना है, आपने जो है अपनी लाइफ को कम भी करना है और इतनी प्यारी जो अल्लाह ने ज़िंदगी दी है ना, उसको आप थोड़ा सा बिगाड़ भी देंगे। तो अच्छी ज़िंदगी गुजारें, प्यारी ज़िंदगी गुजारें, चीज़ों को हैंडल करना जानें। नहीं समझ आता दूसरों से मशवरा लें, हमसे मशवरा लें। हम इसलिए कहते हैं आप हमें कॉल ज़रूर कीजिएगा, आप हमसे मशवरा ले सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। आपके लिए जो जिस आप लोग हमें फीडबैक भी देते रहेंगे। ये ना कीजिएगा कि सिर्फ आपसे हम जो आपको बता रहे हैं आपने फीडबैक भी देना है, आपने ये भी बताना है कि आपको किस टॉपिक पर बात करनी है। कोई आपको कोई समझ आती है बात, कोई आपको कोई टॉपिक समझ आता है तो आप हमसे ज़रूर आप वो शेयर करेंगे जिस तरह आप लोग चाहेंगे। क्योंकि ये शो, अगेन मैं यही कहूँगी, ये शो आप लोगों के लिए, ये शो हमारा शो नहीं है, हमारे सिर्फ सब यहाँ पर जो हमारी टीम है उसका शो नहीं, ये शो आप लोगों का है। तो जब आप खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे, जब आप उदास हो जाएंगे तो हम उदास नहीं होंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी उदासी को हम दूर करें। तो हम आगे भी शो का आगाज़ भी करते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि हमारे साथ शानी भाई होंगे जो ज़बरदस्त म्यूज़िक दिया करेंगे। क्यों शानी से ही ना, और साथ में जो है सिंगिंग के लिए भी आसिफ भी हमारे साथ हैं। और आसिफ जो हैं वो बहुत अच्छी आवाज़ उनकी है और वो बहुत अच्छा जो है वो सिंगिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ साथ ये भी मौजूद होंगे। कैसे वैसे आप लोग, कैसा लग रहा है? माइक में बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हुई इस प्लेटफॉर्म पर आकर।
और बाकी एक शानी भाई के साथ आने का फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा, तो परफेक्ट परफेक्ट इंसान है वो वैसे, जी बिल्कुल, है ना शानी? सही कहा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? परफेक्ट तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं तकरीबन परफेक्ट ही हैं, और बाकी कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा करने की। ये हुई ना बात, देखें परफेक्ट, जैसा मैंने कहा ना, इन्होंने ये नहीं कहा नहीं अभी तो हम आगे सी नहीं, इंसान को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब ब्रेक के दोबारा आपसे मिलेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, वापस आएंगे, गपशप होगी, मेहमान भी होंगे, कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहें। Alright, हम आपके साथ एक बार फिर मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में, और आई रियली लव द टाइटल, जिस पे कलरफुल से टाइटल है ना, बड़ा अच्छा लगता है, कलरफुल सा लगता है, और वो कहते हैं ना इम्पैक्ट एक आ जाता है कलर्स का। इसलिए कलर्स आपके लिए ऐड किए कि ज़िंदगियों में भी कलर्स लेकर आए, और अच्छे अच्छे कलर्स जो होते हैं ना वो भी आपका, मुझे किसी ने कहा था कि ज़्यादा डल कलर्स नहीं पहना करो, मैंने कहा भाई अब ये होता है कि मूड्स पे डिपेंड करता है कलर्स पे, कि आप डल पहने कभी आपका, लेकिन ये है कि जब स्क्रीन पर आता है तो वो बहुत प्यारे लगते हैं कलर्स। अच्छा जी, कलर्स के साथ साथ आज हमारे जो पहले मेहमान, और उनसे मुलाकात आपकी करवाते हैं, कुछ गपशप भी करेंगे, कुछ आप उनसे सीखेंगे, कुछ हम भी सीखेंगे। हमारे साथ मौजूद है रेहान हाशमी, साबिक MNA चेयरमैन MQM पार्टी ज़िला वस्ती। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है रेहान जी, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आपको भी सुबह बखैर। बहुत सुबह बखैर। कैसे हैं? ठीक ठाक है। सुबह कैसी होती है? सुबह जल्दी हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे सियासी लोगों की सुबह देर से होती है, हाँ। अमूमी तौर पे, हाँ। लेकिन हमारी सुबह जल्दी होती है। कितने बजे तक तकरीबन? तकरीबन फजर समझ लो 6, आजकल 6 बजे माशाल्लाह माशाल्लाह से सही है, गुड है गुड है। और आजकल जो है बड़ी कहते हैं ना कि सियासत में तो हमेशा ही गहमा गहमी और एक गर्मी रहती ही रहती है। आप लोग को हमेशा जो है एक उस टेंशन से एक गुजरना होता है, तो मुस्कुराने का टाइम मिलता है आपको भी? देखिए, ज़िंदगी तो है ही, कभी स्ट्रेस्ड है माहौल, और कभी खुशी है, कभी मुस्कुराहट है, कभी गमी है, तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन बहरहाल उसको बेहतर बनाना, मौक़े को और हालात को साजगार और मुवाफ़िक़ बनाना इंसान के ऊपर, अपने ऊपर मुनहसर है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उस इंसान को उतना ही देता है जितना वो मुतहम्मिल होता है, जितना वो तकलीफ भी बर्दाश्त कर सकता है, जितनी उसके अंदर कैपेसिटी थी। बाज़ दफ़ा ज़्यादा भी हो जाती है तकलीफ, लेकिन ये है कि बस कहते हैं ना कि दुनिया है, चलनी है, अब इसको जो है उसी तरीके से आपको हैंडल भी करना है। ये बताया, क्योंकि हमारा आज पहला दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कुराती मुस्कुराती सुबह है, तो मुस्कुराने पर के टेंशनों को, वरीज को साइड पे रखते हुए इंसान किस तरह से कोप अप करे लाइफ को, आप कैसे करते हैं अपनी मैनेज चीज़ें, आप अपनी वरीज को कैसे साइड पर करते हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, काम कैसे पूरे कर रहे होते हैं? देखिए, हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक पूरा सब्जेक्ट है ना। यस। बहरहाल प्रैक्टिकली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मुख्तलिफ अंदाज में, क्योंकि कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा खाने की शुरू हो जाता है, या फिर वो कम डाइट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या स्ट्रेस को वेंट आउट करने के लिए कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, टाइम स्पेयर करते हैं, माइंड डाइवर्जन कर लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, या फैमिली के साथ टाइम देते हैं। अच्छा, हर आदमी को खुद चूज़ करना होता है कि उसके लिए वो कौन सा ऐसी एक्टिविटी है जो कि उसको उसके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करेगी। तो हर आदमी का अपना मेरा ख्याल है जो सूट करता है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन ये ट्रेस कौन करेगा? ये तो वही शख्स ट्रेस करेगा जो कि स्ट्रेस का शिकार है, जो टेंशन का शिकार है जुज़ वक्ती तौर पर, और माइंड डाइवर्जन और एक्टिविटीज़ में थोड़ी सी तब्दीली होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, एक रूटीन रहता है। वैसे तो देखा जाए तो लोग कहते हैं जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं उनका एक अलग स्ट्रेस होता है, उनके अलग रूटीन होती है, लेकिन ख़वातीन का अपना एक रूटीन का स्ट्रेस होता है, और वो ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो उस रूटीन से हटना, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटीज होनी चाहिए, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। बाहर भी नहीं जाते तो वो उनका एक मल्टीपल रीजन है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हर आदमी को खुद ट्रेस करना होता है कि उसकी एक्टिविटीज में क्या होना चाहिए। मैं अमूमी तौर पर वर्कआउट करता हूँ, वेरी गुड, वॉक वगैरह
पे निकलता हूँ या एक्सरसाइजेस करता हूँ, टाइम निकालते हैं तो इसके थोड़ा लिए, सा है ना? हाँ टाइम निकालना पड़ेगा आपको, वरना बेकार है। और सोने पे कम तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा कितना सोते हैं वैसे? यूजुअली देखें 4 से 6 घंटा बहुत होता है। बहुत होता है, एग्जैक्ट। ऐसे 6 घंटा सही है, मैं तो एग्जैक्ट 6 या 7 घंटे वैसे 8 घंटे कहते हैं वो मुहक्किकीन कि 8 घंटे सोना चाहिए। लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स हैं, वैसे तो बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि 48 घंटे का दिन बना दे अल्लाह, लेकिन 24 घंटे ही होते हैं दिन में। तो आपको उसी में मैनेज करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, आपको इक्वल प्रायोरिटीज सेट करनी है, तरजीहात बनानी है अपनी, और उसी में ज़िंदगी के रूटीन के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ भी करनी है। अच्छा, फैमिली को कैसे टाइम देते हैं, मतलब इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है? देखिए मैंने कहा ना कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, टाइम को मख्तस करना पड़ता है कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन या चंद घंटे, वो वीकली बेसिस पर रूटीन बनता है। तो घर पे सियासतदानी होते हैं क्या? जरा डिफरेंट पर्सनालिटी है। नहीं, सियासत से मेरे घर वालों को कोई ऐसा लगाव नहीं है। अलबत्ता मेरे वालिद साहब तहरीक पाकिस्तान के रुकन थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के रुकन थे वो, तो बाकी किसी को ना इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मैं अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि वो नाउमीद हैं पाकिस्तान की सियासत से अमूमी तौर पे हमारे यहाँ, और प्रोफेशनल्स हैं सारे, तो उनको गर्ज ही नहीं है। क्योंकि अगर जो लोग, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया, और जो लोग तालीम के मैदान में आगे निकल गए उनको ज़रूरत ही नहीं है अमूमी तौर पे, या तो ब्रेन ड्रेन हो गया बहुत, कुछ लोगों के प्रोफेशनली साउंड हैं अगर लोग, तो अमूमी तौर पे लोग पाकिस्तान से चले जाते हैं, या पाकिस्तान में ही उनको जिस वो मौके नहीं मिल पाते। नहीं, मौके अगर मिल भी गए तो उनको गर्ज नहीं होती निचली सतह पे, क्योंकि हर आदमी को हर एक से गर्ज नहीं होती। ये हर मतलब देखिए, सोशल वर्कर्स जो होते हैं ना, करोड़ों में से चंद 100 सोशल वर्कर्स होते हैं। इसी तरह अगर वो सोशल वर्कर समाजी जद्दोजहद को मज़ीद आगे बढ़ाता है तो वो सियासी जद्दोजहद में कन्वर्ट हो जाता है, और वो सियासी जद्दोजहद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जिसके मैनिफेस्टो से या उसके एजेंडे से मुत्तफिक होता है वो समाजी कारकुन, और मुत्तफिक होता है तो उसको ज्वाइन कर लेता है। वो समाजी जद्दोजहद सियासी जद्दोजहद में तब्दील हो जाती है। समाजी जद्दोजहद में लेट्स से कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25A है गालबन, वो फ्री एजुकेशन की बात करता है। अगर कोई समाजी कारकुन, कोई सोशल एक्टिविस्ट अपने एक स्पेसिफिक एरिया में तालीम को आम करने की जद्दोजहद कर रहा है बिलफर्ज, और बिलफर्ज मुहाल अगर वो उसमें नाकाम हो रहा है तो फिर वो लामुहाला सियासी जद्दोजहद की तरफ आता है। बिल्कुल। तो ये ट्रांजिशन पीरियड है, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते, लेकिन सियासियात भी बुनियादी तौर पे समाजी खिदमत है, और समाजी कारकुन एक अच्छा सियासी कारकुन बन सकता है। बिल्कुल, ये बात तो है, बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह लोग अपनी अपनी जगहों पे जो काम कर रहे हैं, हर कोई चाहता है, वही आपने कहा कि सोशली नहीं सोचता, हर किसी का जारी बात है, हर कोई अपने में ज़्यादा रहता है, और वो अपना जो है टाइम को अपने जो है वो अपने ही इर्द गिर्द जो है वो स्पेंड कर रहा होता है, अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा सोच रहा होता है, वो ओवरऑल बड़े एस्पेक्ट पर नहीं सोचता। तो डू यू थिंक सो कि सोचना चाहिए सबको या नहीं? देखिए, इंसान और जानवर में यही फर्क है ना बुनियादी। जानवर और इंसान का बुनियादी फ़र्क यह है कि हालांकि इंसान को समाजी हैवान कहते हैं सोशोलॉजी की टर्म में, लेकिन जानवर भी जत्तों की शक्ल में रहते हैं, लेकिन उस जत्तों की शक्ल में रहने के बावजूद भी वो अपने आप से कंसर्न्ड होते हैं। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया कि वो दूसरों को सर्व करता है, दूसरों से शेयर करता है, दूसरों की केयर करता है। ह्यूमन, हर इंसान को जो है वो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और ये हमारी इंसानी मतलब एक जिम्मेदारी बनती है। और ख़ास तौर पर दीन इस्लाम के लिहाज से हुकूकुल इबाद का एक बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है। हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद, ये दोनों अगर आप फुलफ़िल करेंगे तभी जन्नत के हकदार होंगे। तो मुसलमान होने के नाते हमारा तो ईमान है कि हुकूकुल इबाद का एक अहम पहलू है किसी का हक़ देना और हक़ ना मारना, और हकूक़ के लिए बात करना, उसके हकूक़ की पासदारी करना और उसको हकूक़ दिलवाने में जद्दोजहद करना। तो हुकूकुल इबाद का एक बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन है इस्लाम में भी, और इस्लाम तो मादीन कहते ही है कि आपने जो कोड ऑफ लाइफ है हमारा, वही कि इंसान को इंसान के लिए काम आना है, खिदमत करनी। तो हर डेजिग्नेशन पर, हर जगह पर
हम भी अगर यहाँ पर हैं, हमारे साथ पूरी टीम है, तो हम सबको इस चीज़ की सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम एक दूसरे के काम आए, खिदमत करें। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप जो चाहेंगे, हम जिस तरह का शो चाहेंगे, हम वैसा शो लेकर चलेंगे। और कोशिश हमारी ये होगी कि हम आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएँ और आपको उदास बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, सियासत में आना कैसे हुआ था? देखिए, मैंने कहा कि समाजी कारकुन, समाजी खिदमात करके एक लम्हा ऐसा आता है कि अमूमी तौर पर लोग या तो उन समाजी खिदमात को अमली जामा पहनाने के लिए या मज़ीद मुस्तनद अंदाज में उसको नाफिजुल अमल करने के लिए या उसकी इम्प्लीमेंटेशन को मेक श्योर करने के लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि देखें लेजिस्लेशन होनी है, कोई किसी हकूक़ की बात करें, लेट्स से फ्री तालीम, ये किसी ये एक समाजी नज़रिया है कि और स्टेट की जिम्मेदारी भी बनती है। मुख्तलिफ मुल्कों में स्टेट ने जिम्मेदारी ली हुई है, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाना एक सियासी जद्दोजहद का नतीजा होगा। उसको 2/3 मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन में डालना और उसको पास करवाना वो सियासियात के ज़रिए हुआ होगा। 2010 में मैं प्रैक्टिकली फ़ाल हुआ हूँ और वो भी बुनियादी तौर पे सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, और क्योंकि मुत्तफ़िक़ था मैं, और मैं इस बात पे यकीन रखता था कि जो MQM क्योंकि मिडिल क्लास की बात कर रही है और उसमें पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ता, क्योंकि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में अमूमी तौर पर आपको MNAs के इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए या MPAs के इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अच्छा, अब जब आप खर्च करेंगे तो आप फिर रिकवरी भी करेंगे, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात सोचेंगे। सही है, हाँ बिल्कुल। तो अमूमी तौर पे MQM में जो रुझान जो हमने नहीं देखा वो ये कि आपने सर्व करना है। फिर दूसरी बात कि जो कराची का कोर इशू, देखिए कराची पाकिस्तान का इकनॉमिक हब है। कराची हमेशा से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करता रहा। कराची के या अर्बन सिंध के हकूक़ की बात करना, अच्छा अर्बन सिंध के हकूक़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, बल्कि कराची में बसने रहने वाले तमाम कौम और लसान के लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें कोटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। क्या मुज़ायक़ा है अगर ये बात MQM कर रही है? गलत तो नहीं कर रही। और आज तमाम पार्टीज़ कर रही हैं यही बात कि कोटा सिस्टम जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, जो मुतासिब एक इम्पोज कर दिया गया है, वो ख़त्म होना चाहिए। यहाँ के 50 पढ़े लिखे लड़के और कहीं और के 10 लड़कों पे वो रद्द कर देते हैं उनको, तो ये कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। फिर इसी तरह कराची अगर रेवेन्यू में 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है, नेशनल इकोनॉमी में 60% प्लस, तो कराची को इन रिटर्न कम से कम उस तनासब से मिलना चाहिए। इसकी मिसाल इस तरह कि आज भी रुझान है, अगर 5 बेटे हैं किसी माँ के, जो स्पेंड कर रहे हैं हाँ, तो उसको कंट्रीब्यूशन में उसको वापस रिटर्न उसी तरह मिलता है। नहीं मिल रहा कराची के उस तरह। कराची में पानी का कोर इशू हो और उसकी मौजूदगी में टैंकर का चलना हो तो लोगों का दिल नहीं चलेगा, क्या बड़े खुश होंगे लोग। कराची में ट्रांसपोर्टेशन के इशूज हों, कराची में कराची के रहने वाले या कराची के परमानेंट रेजिडेंट्स की सरकारी नौकरियों का मामला हो, या यहाँ पर पुलिस के महकमे में या जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनमें कमी महसूस करें अगर आप कराची के लोगों की, तो कराची के लोग डिप्राइव होते हैं। अच्छा, कराची बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। अभी इसको जो है एक रकबा जारी बात है, होता है जो ऑलरेडी मैनेज्ड होता है कि ये इतना रकबा है, पर अब तो माशाल्लाह इतना फैल गया है कि अब हम 1.5 घंटे की ड्राइव पर जाएं तो कराची जो है माशाल्लाह वो कराची ही होता है। देखें, दुनिया में ग्लोबल ट्रेंड है ये ना, ग्लोबल ट्रेंड ये है कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, यानी कि शहर बस रहे हैं। कराची का जो गालिबन मुझे जो याद पड़ता है 2.5 जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, और पॉपुलेशन इनफ्लो भी है, यानी कि पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वो अप्रॉक्सीमेटली 3.5% है। इसी तरह आप अगर देखें तो हॉरिजेंटल एक्सपेंशन के बजाय, यानी कि ज़मीन पे एक्सपेंड करने के बजाय वर्टिकल एक्सपेंशन हो रही है। 12 मंजिला इमारतें बन रही है, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। अच्छा, हाई राइज बिल्डिंग बनना कोई बुरी बात नहीं है, ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की निशानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आप एक जगह पे बिल्डिंग बना रहे हैं 12 मंजिला, जहां पर आज 1000 लोग रहेंगे, जहां पर 10 लोगों के रहने की गुंजाइश थी, वहां पर सेवरेज लाइन तो तब्दील नहीं किया आपने, वहां पर पानी की जरूरत को पूरा नहीं किया आपने, वहां पर बिजली के लिए PMT तो लगा दिया, गैस का बहुत इशू आ रहा है। अच्छा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहैबिलिटेशन भी साथ में होना चाहिए, जो कि आज हम देख रहे हैं कि कराची में नहीं है। कराची का एक ऐसा वक्त था, मुशर्रफ का दौर, कि जिसमें कराची को दिया गया
और कराची की मिसाल बनाई गई, पूरे पाकिस्तान में कराची की मिसाल दी वैसे जाती अभी थी। तो मैं एक चीज़ तो देखती हूँ, जिस समय और शहरों में भी जा रही हूँ या मैं कराची में होती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह चाहे जो मर्जी कोई भी बात कहे कराची के लिए, ठीक है सफाई एक तरफ वो एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन एक चीज़ है कि जब आप ट्रैफिक में जा रहे होते हैं तो कहीं पे आपको जो है ना, स्पेशली मेन शाहराहों पर आपको कहीं पे रुकावट नहीं आती है, मतलब फ्री वेज हो गए हैं। ये एक मैं कहती हूँ बड़ा इकदाम है कराची में जो हुआ है अभी फ़िलहाल। देखें, हालांकि मास ट्रांजिट जो है वो मेयर के पास नहीं था। अच्छा, कराची का अलमिया क्या है? दुनिया भर में जो बल्दियाती इदारे होते हैं, और बल्दियाती इदारे क्या हैं? बल्दियाती इदारों में पानी की निकासी, सेवरेज का निज़ाम, पानी की तरसील, बिल्डिंग कंट्रोल, यानी कि बिल्डिंग बन रही है बेहंगम नहीं बन रही हो, मास्टर प्लान, टाउन प्लानिंग जिसको कह लें आप दूसरे लफ्ज़ों में, मास ट्रांजिट, या और सॉलिड वेस्ट यानी कि कचरा उठाना। ये वो बुनियादी बल्दियाती काम है जो कि मेयर के पास होते हैं। अगर मैं और आप किसी दूसरे मुल्क के शख्स से बात करें और बोलें कि ये तमाम इदारे जिनका मैंने नाम लिया ये हमारे मेयर के पास नहीं थे, तो आप बताएं कितनी शर्मिंदगी की बात है। असल बल्दियाती काम तो यही है, और वो जो मेयर के पास नहीं थे आपके, कम से कम मेयर ने ये काम तो जरूर कर दिया, साबिक मेयर ने हमारे, कि हैमरिंग कर करके आज कराची के लोगों को नहीं सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान जानता है कि कराची का मेयर बेख्तियार था। कराची के मेयर के पास कराची का कचरा उठाने का भी के इख्तियारात नहीं थे, वो उसके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बना दिया था। इतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल पर अभी हम नहीं जाएंगे, स्ट्रेस नहीं, देखिए दीज आर द रियलिटीज, वो तो रियलिटी है। एंड ये नॉलेज है ना, नॉलेज इज पावर। आपके पास पता ना हो, स्ट्रेस लेवल ये भी बढ़ाता है आपको, ला इल्मी आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है। आपको इल्म होगा, मैं भी बात करने लग जाऊंगी तो फिर वो बहुत लंबी बात जाएगी और फिर हम दोनों का स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। इस वक्त अभी अच्छा है बात की है, लेकिन अभी मैं आपसे ब्रेक के बाद ये जरूर जानूंगी कि आपका जो मेरा सवाल था कि सियासत में आना, सोशल वर्किंग क्या किया आपने, कॉलेज के डेज में सोशल वर्किंग हुई, कैसे सोशल वर्किंग की, जरा सा ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त।
वेरी नाइस। और अभी हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है मुस्कुराती सुबह में, और मैं आपकी मुलाकात उनसे कराऊंगी। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब इनको मैं सदियों से जानती हूँ माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़े अटेंटिव रहते हैं चीज़ों में। हमारे साथ रिजवान जाफर एंकर पर्सन है और यूथ पार्लियामेंट के चेयरमैन भी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम नाजिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने बुलाया और आपका इतना खूबसूरत सेट और आपका ये नया शो, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने आपकी नींद खराब करके आपको सुबह से बुलाया, आप ऐसे इतने बिजी और काम में मसरूफ रहते हैं। तो बस हमारा ये एक मकसद शो का यही है कि लोगों के लिए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आएँ, इसके साथ साथ लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे, कोई अच्छी बातें करें। तो हमारे टॉपिक के हवाले से बात करते हैं कि मुस्कुराने में कंजूसी तो नहीं करते कहीं? नहीं माशाल्लाह, रेहान हाशमी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये भी बहुत मुस्कुराते हैं, हम भी मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराना चाहिए और अच्छा ज़रूरी है। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कोई साइकोलॉजी में इन्होंने ना कोई डिप्लोमा किया है। हाँ, इतनी अच्छी इन्होंने बातें बताई है। वो तो सुनने वाली है, उसका तो एक वो क्लिप इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, आपने मिस किया वाकई। और मतलब टू लर्न समथिंग, इतना कुछ सीखने को मिला मुझे। लेकिन ये है कि हमें लोगों को मुस्कुराने के मौके देने चाहिए। हाँ। बिल्कुल, असल में बात ये है कि हमारी सोच बहुत सेल्फिश हो गई है, हम खुद जो है अपने आप से निकलते नहीं हैं। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो वो उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम दूसरे को खुशी दें, तो वो दूसरे को जब खुशी देते हैं, आप जब दूसरे का एहसास करते हैं, तो वो सामने वाला भी मुस्कुराते हैं कि अकेला दुनिया में क्या है, कुछ भी नहीं है। अभी मैं 2 दिन पहले की बात है, हैदराबाद पे गए तो बड़ा रश था, दोस्त साथ तक कहला यार इतना रश, मैंने कहा यार मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ उस रश के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर जो सन्नाटा देखा है ना हमने, वो इतना खौफ आ रहा था। और कराची में रहने वाले लोग जो है ना, वो रौनकों के जो है आदी हैं, तो मैंने कहा यार मुझे तो खुशी महसूस हो रही है, मुझे ट्रैफिक में फंसना अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं लॉकडाउन से मैंने क्या सीखा कि मैं जब इतना ज़्यादा बंद हो गए, कोई काम नहीं कर रहे, तो उस वक्त मैंने ये एहसास हुआ कि मैं हर वक्त ये कहती थी कि क्या मुश्किल है, काम करना पड़ता है। और अब मैं आपको पता है मैं सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हूँ, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये सही है। वो सबक सीखा है ना, वो बहुत खौफनाक सबक था, नहीं चाहिए वो सब। मैं सोचता हूँ कि वो ठहराव भी जरूरी था जिंदगी के अंदर। नहीं, बहुत बुरा ठहराव। यार एक महीने तो एंजॉय किया था, उसके बाद फिर डिप्रेशन होना शुरू हो गया। ये है, लेकिन हम जैसे लोग बहुत, क्योंकि बिजी रहते हैं, बेइंतहा ये भी बिजी रहते हैं, आप भी बिजी रहती हैं, तो एक दौड़ थी जिंदगी के अंदर जो लगे हुए थे, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, यानी इतनी ट्रैवलिंग भी, इतना कुछ काम भी, तो थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हो गया। मैंने तो पहले महीने एंजॉय किया। नहीं, अब बैक अगेन मैं दोबारा एंजॉय कर रहा हूँ। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कुछ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी खुले, कुछ चीजें खुले, तो अब अभी भी जो पाकिस्तान में से बाहर या कराची के अंदर से बाहर भी घूमते हुए थोड़ा सा महसूस होता है कि ट्रैवलिंग मुश्किल है जरा। अच्छा, ये बताओ स्ट्रेस लेवल कैसे कम करते हो? हाँ, स्ट्रेस लेवल ऐसे कम होता है कि कुछ आपके दोस्त होते हैं बचपन के, जिनसे आप बात कर लेते हैं, तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मूवीज एक्टिविटी जो आप बता रहे थे ना, अच्छा हाँ, क्या एक्टिविटी कहते हैं, कोई एक्टिविटी किया करो। हाँ, अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि मूवीज मैं देख लेता हूँ। फिर सोशल मीडिया पे स्ट्रेस वाली चीज़ें नहीं देखता, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चीज़ें देख लेता हूँ। फिर इस लॉकडाउन में एक चीज़ ये भी हुई कि हमने ड्रामे देखना शुरू किए पाकिस्तानी, जो उससे पहले शायद हम इतने गौर से नहीं देखते थे। तो वो भी अब अंदाजा है कि किस वक्त कौन सा ड्रामा चल रहा है। और अगर बहुत से ड्रामे मिस हो गए हैं कुछ, क्योंकि अक्सर अब मिस होने शुरू हो गए हैं, दोबारा से बिजी हो गए हैं, तो फिर रात में ये हुआ कि उसको यूट्यूब पे देख लिया। अच्छा, मैंने एक चीज़ घर में की हुई है ना, मतलब मैं उस वक्त तो मैं और मेरे हस्बैंड साथ, हम लोग का यही होता है कि हमने एक टीवी रखा है। हमने ये नहीं किया कि हमने टीवी जो है 2 रखे, मैंने जानबूझ के ये चीज़ की। आप रख सकते हैं 2, क्या आप 4 टीवी भी रख सकते हैं, ठीक है। एक बेडरूम में तो एक टीवी है ही नहीं। अच्छा, नो टीवी लॉन्च में बिल्कुल, लाउंज में आप टीवी रखें, क्योंकि मैं कहती हूँ बेडरूम सोने के लिए, वहाँ पर आपका आराम गायब है, वो आराम आप वहाँ पे आराम करें, और फिर आप उठ के जो है आपने जो, लेकिन कभी-कभी आप ये होता है कि आराम करते हुए भी टीवी देखते हैं ना, कोई मूवी देख रहे हैं ऐसे। अच्छा, इनसे पूछेंगे, ये अपनी एक्सपर्टीज बताएंगे। रेहान साहब, आप बताएं कि क्या ये सही होता है बेडरूम में टेलीविजन या नहीं? देखें, हमारे यहाँ तो हमने बचपन से टेलीविजन सही बात बताइए। हमारे यहाँ टेलीविजन नहीं था। अच्छा, ठीक है। जब हमने इंटरमीडिएट कर लिया, तब अब्बा ने बेडरूम में नहीं, टीवी लॉन्च में टीवी रखा। और आज अब टीवी की जरूरत नहीं है, ये अब मौजूद है, आपका पूरा टीवी मौजूद है, आपको जरूरत ही नहीं है। ये भी बड़ा इशू है। एक और चीज, स्ट्रेस लेवल को कम करने का एक चीज मिस कर गया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके नापसंदीदा लोग हैं, वैसे तो शख्सियात को डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो विजनरी लोग होते हैं वो
इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, शख्सियत को डिस्कस आइडियाज डिस्कस करते हैं। हाँ। आप ऐसे लोगों को डिस्कस ही ना करें जो कि आपके लिए स्ट्रेस का बायस हो। तो ऐसे लोगों को आप रिकॉल करेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। जरूरत ही नहीं ऐसे लोगों को इग्नोर कर दें और अपने जो आइडियाज हैं उसको डिस्कस करें। बस आप हमारे मॉर्निंग शो में ना मैं आपको सब्जेक्ट दिया करूंगी, आप उसके हवाले से बात किया करेंगे। तो वो जो परफेक्ट। अच्छा, वो जो सारे वो लोग हैं जो अक्सर मॉर्निंग शोज में जाते हैं और टिप्स दे रहे होते हैं, उनकी जगह रेहान हाशमी बेहतर है। मैं बिल्कुल, मैं कहती हूँ माशाल्लाह खजाना इनके पास जो है इंफॉर्मेशन का। अच्छा, अब ये वाली बात जो है ये हम टेलीविजन की जो करें, तो मैं अपना वो किस्सा सुना रही थी कि अब हम लोग की जो एक जो नोक होती है ना, वैसे बड़ा मिस करती थी कि आप ये देख रहे हैं, नहीं मैंने ये देखना है, नहीं आप हालांकि हमारे पास मोबाइल होता है, अगर नहीं भी टीवी देखना होता है ना तो अपनी मर्जी से मोबाइल कोई भी देख ले, लेकिन मैं पर्पसली लेके होता है स्पोर्ट्स अगर वो देख रहे तो मैं उनके साथ बैठ के स्पोर्ट्स देखती हूँ, अगर वो सियासी प्रोग्राम देख रहे तो उनके साथ बैठ के सियासी प्रोग्राम देखती हूँ। मैं जानबूझ के मैंने अपने आप को इस तरह बनाया। लेकिन जिस घर में बच्चे होते हैं तो वहाँ तो बच्चों की हुकूमत होती है, वहाँ पर बच्चे फिर बड़े फिर वो देखे। मैं अपने एक फ्रेंड है उनके घर जाती हूँ तो उनके बच्चे वहाँ पे वहाँ बस 2 टीवी बेबी टीवी लगा हुआ होता है, कुछ नहीं, बस 2 टीवी हो जाता है कि अगर आपने एक बच्चों को दिया हुआ है, और बच्चे भी आजकल जो है ना वो क्योंकि इतने सारे चैनल्स में बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है, वो भी अपने गेम्स खेलते हैं उन स्क्रीन के ऊपर जो है, अपने स्पोर्ट्स गेम या डिफरेंट गेम खेल रहे होते हैं, तो दूसरा टीवी फिर माँ बाप के लिए अलग हो जाता है। लेकिन ये कि उसमें भी होता है कि बच्चों के लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। देन अगेन आई बिलीव कि एक हो टीवी जिसमें आप जो है ना नोक झोंक आपकी चलती रहे, कि कम से कम कोई बिजी रहेंगे घर पे, ये नहीं कि अपना आपने टीवी लगा लिया अपना, एक वो मजे के एक फैमिली इंटरेक्शन रहता है। दैट्स आई बिलीव कि मेरा ये बिलीव है। पता नहीं रेहान साहब अब आप बताएंगे, आप हमारी बात को एग्री करेंगे डिसएग्री करेंगे? देखिए, टाइम की बात करी ना, टाइम स्पेयर करने की, एक दूसरे के साथ हाँ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है ना। मैं मिसाल दूं उसकी, अब समाजी जो मिलाप था वो मादूम हो गया है। मिसाल के तौर पे हम और आप शादी की तकरीबात में जाते हैं, वो पीछे जो बैकग्राउंड में म्यूजिक होता है ना उसको जरा लेवल चेक करेंगे, एक दूसरे की शक्लें देखने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते, बातचीत कर ही नहीं सकते आप। तो इसका मतलब है कि जो हमारी समाजी रसूमात थी, वो समाजी रसूमात तो मादूम होती जा रही हैं और उसकी जगह वो जो प्रोडक्शन हाउस, शादी हॉल, वो प्रोडक्शन हाउस बन गया है। तो आप बात क्या करेंगे? लोग 20-20 साल 10-10 साल के बाद शादी ब्याह की तकरीबात में अमूमी तौर पे एक दूसरे से मिलते हैं। वो चाचा की बेटी और उसकी नवासे से मिले, पता चला कि वो उसकी शक्ल देखकर ही बस आपने काम किया और अल्लाह हाफ़िज़ कहकर आ गए। तो ये है मामला तो है। और जहाँ तक बच्चों का मामला है, बच्चे तो आजकल के ऑटो पे लगे हुए हैं ना, और उनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है अब। मजे का लगता है ऑटो पे लगे। हाँ, तो आप ना भी बताएं, उनको पता है बहुत सारी चीजें हमने तो नहीं सिखाई बच्चों को, लेकिन वो खुद ही लर्न कर रहे होते हैं। उनका लर्निंग जो कैपेबिलिटी है वो हमसे शायद हमारी एज ब्रैकेट से ज्यादा है। हमें याद है कि हमें क्योंकि हम मिडिल ईस्ट में ब्रॉट अप हुआ हूँ, स्कूलिंग मेरी वहाँ पर हुई है, तो वहाँ पर भी जब चैनल शुरू हुए थे, 2 चैनल शुरू हुए थे, तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम था, आधे घंटे का 1 घंटे का, वो कार्टून का। अब उस कार्टून से पहले 15 मिनट पहले हम जो है ना मतलब नियत करके बैठे हुए होते थे कार्टून आएगा, एक टाइम फिक्स था। फिर पाकिस्तान जब आए तो पाकिस्तान में भी उस वक्त वो कार्टून का एक स्पेसिफिक टाइम था, और हमारे लिए इंटरटेनमेंट कार्टून ही था या बाहर मतलब ग्राउंड में खेलना था। टाइम मैनेजमेंट, मैंने कहा ना कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और उसमें बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में डालना बहुत ज़रूरी है, वरना 2-3 जनरेशन के बाद बेडौल लोग नजर आएंगे आपको सड़कों पे। अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। हफ्ते में 3-4 दिन बच्चों को कम से कम फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़रूर डालें, फुटबॉल में डाल दें, खामखा के खेल में डाल दें, नहीं ज़्यादा सड़क पे खड़ा कर दें, भाई क्रिकेट खेल लो, भाई कुछ ना कुछ करवाना ज़रूरी है। वरना ये जो गैजेट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस गैजेट की वजह से जिंदगियां डाइवर्जन की तरफ जा रही हैं। हालांकि ये आपका टूल है। अभी लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ कि हम बहुत सारी चीज़ें, जो सारा वर्कलोड हमारा इसके ऊपर आ गया, कुछ ईमेल से लेकर सोशल मीडिया से लेकर ट्रांजैक्शन से लेकर बैंक ट्रांजैक्शन से लेकर तमाम चीज़ें इस पर आ गई। तो दुनिया शिफ्ट हो रही है। 1920 हो, 2020 हो या 1820 हो, अगर आप हिस्टोरिकल ग्राउंड्स को चेक करें ना, 1 सदी के बाद तब्दीलियां आए बिल्कुल। 1920 तक तसव्वुर नहीं था दुनिया के जोग्राफिया में आज जो ममालिक हमें दिखने को मिल रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन हो, या रशियन स्टेट्स का रेजोल्यूशंस हो, 1920 में नहीं था। इसी तरह अगर आप
एक सदी और पीछे चले जाएं 1820 में, उस वक्त ममालिक की बिल्कुल जोग्राफियाई तब्दीलियाँ थीं, कौमें तब्दील थीं, नेशन स्टेट सिस्टम नहीं था, डार्क एजेस ऑफ यूरोप था। तो ये हर 100 साल के बाद क्या तब्दीली होगा? है। मैं मेरे ख्याल से सोच रही हूँ। प्रोग्राम का नाम आप चेंज करें, है ना? आप कहें कि जनाब प्रोफेसर रेहान हाशमी साहब जो वो आ गए और अब क्लास कोई हिस्ट्री की क्लास शायद देना चाह रहे हैं। हम सारे फैक्टरीज हैं, नहीं, क्योंकि हमारे लेकिन आने मैं वाली वाकई सोच रही हूँ आगे क्या होगा? क्या नहीं सोच देखिए, रही थी? ये तो सोचने हम से बहुत पुरानी बात कर रहे हैं रेहान भाई। नहीं, देखिए, वो कह रहे हैं हम changes, लोग- अब changes हम लोग- आएंगे, वो changes हम की अपनी बात बात कर करें रहे हैं। ना, हाँ। देखिए ना, हम अपनी बात करें, हम जो एक्स जनरेशन कहलाते हैं, यानी हम लोग जो 70s या 80s में पैदा हुए हैं, मतलब हम बड़े अनमोल किस्म के लोग हैं, ठीक है? हम शायद तीनों ही लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं तो 90s में हूँ। अच्छा। क्यों आपको? नहीं, तो 80s के लोग या 70s के लोग जो है वो बड़े ज़बरदस्त हैं, क्योंकि उन्होंने टेलीफोन भी देखा है और उन्होंने कंप्यूटर को आते हुए देखा है, उन्होंने ये मीडिया इंडस्ट्री आते हुए देखी है। तो आपको याद होगा मेरे शो में जब आती थी कैफे विजन के अंदर, हम जब वो उसमें लड़के लड़कियों के साथ बात करते थे, वो पूरा यानी शिफ्ट हो रही थी, यानी जनरेशन चेंज हो रही थी, मोबाइल फ़ोन नया था, चीज़ें नई थी, वो इसीलिए नई नई बातें लगती थी बिल्कुल, जो उस शो में हम बात करते थे। तो हमने 5 साल तक यही सारी बातें की, इन्हीं टॉपिक्स पे जो हम बात करते बिल्कुल रहे। नया एक बिल्कुल। माहौल, और नई आज चीज़ें, और हमें एक नई एक्सपीरियंस है inventions, हाँ। कि हम जो है वो कंप्यूटर कैसे आया है, 1 GB की हार्ड डिस्क क्या होती थी, आज USB में हम आ गए, आज किस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, वाईफाई स्मार्टफोन तक हम कैसे पहुंचे, ये सब चीजें हमने अभी इन 20 सालों में देखी हैं। यानी इसमें कोई बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जहाँ जो और तरक्की, हमें मुझे तो आने में बड़ा मुश्किल हुआ, मतलब जबरदस्ती खींच भाई, खींच कर आए दुनिया हैं। में जो तरक्की हजार सालों में नहीं हुई है, वो 15-20 सालों में हुई है। बिल्कुल। और दूसरा मैं आपको बताऊं, इस लॉकडाउन में, इस कोविड-19 के दौर के अंदर भी टेक्नोलॉजी ने बहुत आगे बढ़ी है। वो ये यानी तो कह रहे हैं, एक change आएगा। I बिल्कुल, think अब change वो होगा, काम या technology वो का change चीजें मैं होगा। आपको बताऊं, मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बहुत अटेंड किए, हाँ। दुनिया के 30-40 मुल्कों में जा चुका हूं मैं। मैंने कुछ 4 बड़ी कॉन्फ्रेंसेस अभी हमने जो है वो घर में बैठ के की, ठीक है? और अभी अब इजी फील होता है। अभी मैं कल एक कॉन्फ्रेंस के अंदर था और मैं बहुत इजी फील कर रहा था, 3 घंटे वो रोजाना की बुनियाद पे हो कि रही थी। जाना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा यार कि ट्रैवलिंग की जरूरत नहीं, घर बैठ के और आप और ज्यादा शायद फोकस होके हाँ। ज्यादा मैंने सीखा शायद। मैं एक चीज़ बताऊं, थोड़ा सा मैं पर्सनली जो है ना बहुत ज़्यादा नेचर के करीब रहना पसंद करती हूँ, नेचर को बहुत पसंद करती हूँ, ओरिजिनलिटीज़ को, क्योंकि बहुत जब ये जरूरी है। गैजेट्स भी आए थे उस वक्त भी ना मुझे बहुत टाइम लगा कि मैं इनको जो है ना अपनाऊं, Accept करना आसान accept नहीं है इसको, करूं। बिल्कुल। नहीं, मुझे दिल ही नहीं करता था। मैं कहती थी यार हम वो नेचुरल वर्ल्ड से हट रहे हैं, दिस इज फेक। कोई भी फेक चीज होती है ना, उससे मुझे ना अच्छी नहीं लगती, चाहे वो खाना ही फेक क्यों ना, चाहे वो आपका जो है उठना बैठना फेक क्यों ना, चाहे आपकी पर्सनैलिटी, चाहे दोस्त फेक क्यों ना हो। वो फ्रेंड्स भी जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों को पसंद करते हैं, उनसे भी जो है ना वो एक लेकिन अभी आपस दूरी फेक हो नहीं है नाज़िया, फेक नहीं है। अब ये है कि 10 लोग अगर दौड़ रहे हैं, उसमें अगर आप हाँ, नहीं ये दौड़ेंगे, हमें मजबूरी, यही हाँ, मैं कह तो रही फिर हूँ। मुश्किल हो जाएगी। मुझे अगर कहना अब तो अगर मैं तो कुछ कहीं लोग- पहाड़ों पे जाके बस जाऊं। बिल्कुल, कुछ हाँ। लोग अगर नहीं दौड़ेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। अब ये सवाल है, ये सर्वाइवल का इशू है, ठीक है? But वही बिल्कुल। nature अब से वो हम खवातीन दूर हमारी, चले वो जाएंगे। माएँ, वो बुजुर्ग के जो कभी वो भी सारे वो इसमें, भी हाँ। सब इस पे आ गए, हाँ। ठीक है? जिन्होंने कभी जिंदगी में यूज नहीं किया था, हाँ। जिन्हें टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता, वो भी, उनका भी फेसबुक अकाउंट बना हुआ है। बिल्कुल चाहे जाए ना जाए, लेकिन फेसबुक अकाउंट है कि उसमें देख जरूर लेते हैं कि क्या क्या दुनिया हो रहा में है, चल बिल्कुल। रहा है। और मैं तो कभी कभी सरप्राइज हो जाता हूँ, मुझे ऐसे ऐसी लोग बातें बताते हैं कि जैसे हम अक्सर इंटरव्यूज करते हैं अपने यूथ पार्लियामेंट के अंदर, तो जब लोग इंटरव्यूज देने आते हैं लड़के लड़कियां, तो वो मतलब जो चीज़ें हमें उनसे सवाल कर रहे होते हैं, जब वो जवाब देते हैं, रेहान भाई भी हमारे इंटरव्यूज में आ चुके हैं कई बार, तो बहुत कुछ लर्निंग होती है, सीखने को मिलता है। हाँ। कि यंग जनरेशन जो है वो किस तरह से चीज़ों को देख रही है। अच्छा, यंगस्टर्स पे बात करते हैं। यंगस्टर्स पे रेहान साहब आप कैसे देखते हैं उनको? ये आपका तो है ही सब्जेक्ट ही, आपसे तो बड़ी लंबी बात होगी इस पे। यंगस्टर्स के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, पाकिस्तान फॉर्चुनेटली उन ममालिक में शामिल है जिसकी आबादी का ज़्यादा तनासुब जो है ना वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी नौजवानों की बात करूं अगर, तो ब्रॉटअप जो हो रहा है ना, मैं बड़ा ख़ाइफ हूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान कई हिस्सों में माइंड सेट के लिहाज से डिवीज़न हो रही है। उसकी वजह यह है कि आप हमारा निसाब KPK में पढ़ने वाला, ब्रॉटअप होने वाला नौजवान, वो उसका कुछ और माइंड सेट है। सिंध में अलहदा है, पंजाब में अलहदा है, कहीं सेकुलर है, कहीं थोड़ा सा लिबरल है, कहीं पर एक्सट्रीमिज़म की तरफ चला गया है। तो एक नेशनल पॉलिसी होती है हमेशा एजुकेशन की, उसमें कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। साहिब इख्तिदार जो भी हैं उनको चाहिए कि कम से कम इस इशू को रेस करें। दूसरा ये कि नाउमीदी की कैफियत नहीं होनी चाहिए नौजवानों में। उम्मीद की किरण उभरी थी, लेकिन उम्मीदी से नाउमीदी की तरफ जाना ये ख़तरनाक होता है।
हमें एक्टिविटीज में एंगेज रखना जरूरी है, कोई नज़्मुल ऐन देना जरूरी है, कोई निसाब में तब्दीली। देखिए नज़्मुल ऐन तो ये है कि पाकिस्तान हर आदमी को टास्क हो। मैं सियासत में आने से पहले एक डिप्लोमेटिक मिशन के कमर्शियल सेक्शन में एडवाइजर था साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया हमारे बाद आज़ाद हुआ, उसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ पर मेरा फ्रीक्वेंटली आना जाना था। हाँ। उन्होंने क्या किया कि हालांकि हमारे डॉक्टर महबूब के फॉर्मूले पे उन्होंने इंप्लीमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि अपने एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिए उन्होंने। उनका हर सूबा हर इंडस्ट्री के हवाले से मशहूर था। मिसाल के तौर पे बुसान शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के हवाले से मशहूर है। अच्छा, इसको बात को कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप जरा डिटेल में इस पे बात करें। ब्रेक का टाइम आ गया तो हम यहीं से ही बात को कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ ही रहें, देखते रहें मुस्कुराती सुबह। जी, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है। हमारे साथ आज मेहमानों में रेहान हाशमी साहब हैं और साथ ही रिजवान जाफर भी हैं। अच्छा, हम बड़ी मज़े की गुफ्तगू कर रहे थे लेकिन बहुत लंबा ब्रेक आ गया। बेखबर अब ये लोग भूल भी गए होंगे कि हम क्या बात कर रहे थे, है ना। लेकिन गालिबन हम बात ये कर रहे थे कि नौजवानों को किस तरीके से इंगेज किया जाए, और हम पाकिस्तानी नौजवान जो कि आबादी का ज़्यादा तनासुब है, तो मैं बता रहा था आपको कि मुख्तलिफ ममालिक ने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए और मुख्तलिफ सूबों को वहाँ की मुताल्लिका इंडस्ट्री के लिहाज से ग्रूम किया। मैं बता रहा था बुसान का, जैसे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री उन्होंने बनाई, फुटवेयर ग्यांगबुक फुटवेयर इंडस्ट्री बना दी। इसी तरह दीगो को जो एक्सपर्टीज जिस जगह की बिल्कुल है ना। मिसाल के तौर पे आप हम सिंध में भी अगर बात करें ना, खजूर के हवाले से कुछ और इंडस्ट्री है, फ्रूट्स के हवाले से कोई और इंडस्ट्री है, SMEs के हवाले से कराची की बात कर लें, कड्डी का काम करने के लिए मुख्तलिफ इलाके हैं, बनारसी साड़ी बनाने के लिए आप मुख्तलिफ जगहों पर चले जाएं, हाथ का काम करने के लिए। अच्छा, अब होना क्या चाहिए था, इन जगहों को SMEs डिक्लेयर करके, कॉटेज इंडस्ट्रीज को डिक्लेयर करके, समेडा के साथ कोलैबोरेट करवा के बेहतर अंदाज में, ताकि वो टैक्स नेट में भी आए और वो जो सरकारी और नीम सरकारी और गैर सरकारी और सियासी भत्ते होते हैं, भत्ता ही कहूँगा और क्या कहूँगा, वो ख़त्म हो और वो टैक्स नेट में चीज़ें इंटैक्ट हो जाएं। अच्छा, नौजवानों को उम्मीद, चाहे वो अभी आप बात कर रहे थे रिजवान पैशनेट होने की, देखें जब तक कि आप अपने प्रोफेशन को पैशन नहीं बनाएंगे, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन। अभी हम यही बात ब्रेक में कर ही रहे थे, हाँ, है ना? मैं रिजवान की बात को ही आगे लेके चल रहा हूँ। हाँ। तो जब तक आप पैशनेट ही नहीं होंगे अपने प्रोफेशन के साथ, चाहे वो किसी भी शोबे के हवाले से हो, चाहे वो होस्ट करना हो प्रोग्राम, चाहे वो कैमरामैन हो आपका, जब तक कि वो दिल जमई के साथ उसको एंजॉय नहीं करेगा, काम को एंजॉय नहीं करेंगे, आपके लिए काम वबाल बन जाएगा। पहले काम देखे, ये मैंने कहावत भी सुनी हुई है कि पहले काम देखे फिर उसका आपने जो है उजरत देखनी, क्योंकि काम में लगाव होगा तो उजरत ऑटोमेटिकली काम को एंजॉय करना चाहिए। आपको अपने प्रोफेशन को एंजॉय करना चाहिए, वरना वो काम बोझ बन जाता है। थके कदमों के साथ आप फिर ऑफिस जा रहे होंगे। मुख्तार मसूद का एक जुमला है कि बड़ा खालिस उर्दू का लफ्ज़ है कि शौक़ कल्ब और फ़र्ज़ मनसबी, शौक़ कल्ब मतलब पैशन और फ़र्ज़ मनसबी यानी प्रोफेशन, जब मिलते हैं तो उसे खुशबख्ती कहते हैं। वाह, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो और ये उन्होंने उस वक्त कहा कि जब वो मीनार पाकिस्तान की तामीर कर रहे थे, आवाज़ दोस्त उनकी बड़ी मशहूर किताब है, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं मेरा तो काम है, ब्यूरोक्रेट हूँ, लेकिन आज मुझे वो काम मिला है कि जिसे मैं अपने जो है शौक से करूँ। अच्छा, यूथ में आप क्या चीज़ देख रहे होते हैं कि जो वो चाहते हैं, जो आपको लगती है अभी कमी है यूथ में, कि वो चीज़ चाह रहे हैं कि ये हो जाए? मैं आज मेरा जो शो ऑन एयर होगा वो उकाड़ा में मैंने किया है, ठीक है। मैं लास्ट वीक पंजाब के टूर पे था, तो उकाड़ा यूनिवर्सिटी में भी गया, वहाँ पे 14,000 बच्चों को देख के मैं हैरान हो गया। मुझे मालूम ही नहीं था कितनी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, और उनसे मैंने फिर एक सेशन किया उनके साथ। मैं मर्दान की यूनिवर्सिटी में भी गया हूँ, पेशावर में भी, कोयटा में भी, गवादर में, पंजाब के मुख्तलिफ जगहों पर, सिंध में, कराची में तो खैर हम रहते ही हैं। तो इंट्रैक्शन पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो है कश्मीर तक किया है। और ऑफ कोर्स जिस तरह रेहान हाशमी साहब कह रहे थे कि हर जगह का एक डिफरेंट डाइवर्जन है, डिफरेंट सोच है। बड़े शहरों में कहीं कहीं कुछ पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे आप हैरान होते हैं कि आप जिस नौजवान से मिले, MPhil कर रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ, वो रियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं, फ़ौज में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं। कराची में आप आ जाते हैं, यहाँ पे ऐसी सोच है ही नहीं। यहाँ पे बच्चा जो है वो मेजॉरिटी जो है वो बैचलर भी नहीं कर रहा, वो सोचता है यार मैं अभी से कुछ कारोबार करने लग जाऊँ, कुछ कमाने लग जाऊँ, जो कि कोई बहुत अच्छा रुझान नहीं है, पहले आपको पढ़ना चाहिए। तो
तो एक तो ये कि मैं समझता हूँ कि खासतौर पर बड़े शहरों के अंदर जो ये रुझान बढ़ा है कि वो गवर्नमेंट में नहीं जा रहे या रियासत के साथ नहीं जोड़ रहा, ये गलत रुझान है, जोड़ना चाहिए। वो अपने आज को मैं देखे आज अपने आज को बेहतर करने में लगे हुए, कल के बारे में नहीं सोच रहे, मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भी और जरूरियात की तरफ ज्यादा। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट का हिस्सा बनना, रियासत का हिस्सा बनना, ये आपकी कम्युनिटी के लिए जरूरी है। अगर आज मैं कराची में 5 मोहल्लों में गुजरता हूँ और मुझे वहाँ कोई फौज में नजर नहीं आता, कोई पुलिस में नजर नहीं आता, कोई जो है ब्यूरोक्रेसी में नजर नहीं आता, तो बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कंट्रीब्यूशन जो है कर रहे हैं। सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, सिर्फ ये भी है कि मसद आपकी कितनी वेल है। दूसरी जानिब जो है वो एक बहुत बड़ा मसला जो है कोटा सिस्टम या बहुत सारे इश्यूज भी थे जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन रही है। हाँ। तो अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि देखें, असल चीज़ ये है कि रोज़गार, यानी मैंने बहुत सर्वे करवाए पाकिस्तान लेवल पे कि नौजवानों का सबसे बड़ा मसला है क्या। सबसे बड़ा मसला रोज़गार है, ठीक है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, यानी अपना कारोबार हो। दूसरा बड़ा मसला जो है वो महंगी तालीम है। हर बंदा जो है अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकता, उसके पास पैसे नहीं है। अच्छा, रोज़गार का मसला कैसे हल होगा? उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो इंडस्ट्री। मेरे पास भी ये देखिए 2 मोबाइल हाथ में रखे हैं, या इस स्टूडियो में जितने लोग होंगे ना, अब एक के बजाय 2 मोबाइल होंगे, लेकिन क्या हम ये प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं? मतलब हम अपना क्या बना रहे हैं? अभी इस गवर्नमेंट के इनोवेशन, अभी इस गवर्नमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा बैन लगा इंपोर्ट्स प्रोडक्ट के ऊपर कि भाई पाकिस्तान में इंपोर्ट चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन वो तो बहुत आगे का मरहला था। अब उससे और कारोबार कम हो गया है, इंपोर्ट कम होने की वजह से आपका फिक्स अकाउंट डेफिसिट तो बढ़ा है, लेकिन कारोबार कम हो गया। पहला मरहला ये कि भाई पहले अपनी चीज़ें बनाओ, तो इस काबिल तो करो अपनी इंडस्ट्री। आज बिजनेसमैन रो रहा है। इसमें ये भी हो सकता है कि अपना इंसान इनपुट देता है, तो मेरा इनपुट ये है कि जिस तरह हमने अपनी गाड़ियों को, ठीक है, हम खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे, लेकिन कम से कम असेंबल करना शुरू कर दिया। हमने बोला इंडस्ट्रीज लगाएं कि असेंबलिंग जो है गाड़ी की वो यहाँ पर हो, हम डायरेक्ट गाड़ी नहीं लेकर आएंगे। तो उससे भी कम से कम ये हो कि इंडस्ट्रीज खुली तो कुछ असेंबलिंग की भी चीज हो या फिर पैकेजिंग जहाँ पर होना शुरू हो। जब तक आप देखिए, गवर्नमेंट जो एक बड़ी डिबेट थी, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि हम नौकरियां देंगे 50 लाख, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, तो नौकरियां वो कैसे देनी है? जाहिर बात है गवर्नमेंट खुद से नौकरी नहीं दे देगी कि जनाब 1 करोड़ लोगों को नौकरी देनी है। तो वो नौकरी जो है ऐसी देगी कि आपकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन है, उनको आपने ऐसा फैसिलिटेट करना है कि जिसकी एक फैक्ट्री है, आप टारगेट बनाएं कि जनाब मैं जब 5 साल बाद गवर्नमेंट छोड़ के जाऊंगा, आपकी 3 फैक्ट्रियां होनी चाहिए। आज आपने 1000 लोगों को नौकरी दी, कल आप 3000 लोगों को पता है क्या जो मुझे जो कमी लगती है, मैं सबसे बात कहूंगी, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे वो इंडस्ट्री में हो, हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कमी है ना, वो ये है कि लोगों को एक्सप्लेन करने की, उनको बताने की कि वो क्या कर सकते हैं और किस तरह से वो चीज़ों को आगे ला सकते हैं, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक ये पूरा एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ये कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक इंडस्ट्री वाले या सिर्फ एक पॉलिटिशियंस नहीं, दोनों को साथ बैठना पड़ेगा और फिर ये काम हो सकेगा। जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। हमारे साथ ही एक और जबरदस्त मेहमान है, उनसे मुलाकात करवाएंगे। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अभी मैं जिन शख्सियत से मुलाकात करवाने वाली हूँ, हमारे बहुत 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 ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। इनके बारे में ये कहना कि ये क्या डेजिग्नेशन दें, इनको डेजिग्नेशन नहीं, हमारे लेजेंडरी लिविंग लेजेंड और हमारे लिए हमारे उस्ताद, हमारे जो है स्टार्स बनाने वाले, हमारी इंडस्ट्री को बनाने वाले, द वन एंड ओनली काजिम पाशा साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? आपने, अब हम तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप या आपके साथ जितने आपके कोलीग्स थे जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, आज इस इंडस्ट्री जो हमें नज़र आ रही है टीवी की, वो आप लोगों ने ही, आप लोगों की वजह से ही आगे गए हैं। अगर आप लोग अच्छा काम ना कर पाते, जो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इतना अच्छा कि हम लोग को कहते ना, क्यों रिजवान, अट्रैक्शन हो गई, हमारी अट्रैक्शन आप लोग की तरफ इनके काम को देख के अच्छा ये स्टार्स ये ऐसे होते, काम ऐसा होता है। सही माना। देखो बात ये थी, हमने बड़ी मुश्किल वक्त में ये काम शुरू किया था, बड़े कोई मसाइल नहीं थे। हाँ। लोग मुश्किल से मिलते थे, घरों से ठोड़ियों में हाथ दे के लाते थे, यार आओ कर लो। आज आसानी हो गई है, लेकिन आसानी के साथ मैं कभी कभी दुखी हो जाता हूँ। उसकी वजह यह है कि डूज और डोंट्स का खत्म हो गया सिलसिला कि ये करना है और ये नहीं करना है ना, तो दुखी हो जाता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ है, उस जमाने में ये भी था, मुश्किल थी, लेकिन आप लोग ना बड़ा परख
कर लाते थे लोगों को कि ये परफेक्ट है। अब नहीं, वो सिखाते perfect भी थे, हाँ, वही लाते ना। नहीं थे, उनको हाँ, हाँ। सिखाना भी पड़ता था, जो अब नापैद है। क्योंकि ना उसके पास टाइम है, जो सीख रहा है उसको अगले स्टेशन पे फौरन जाना है, और ना सिखाने वाले को पता है कि जी मुझे क्या बताना है इसको। तो वो ये चीज है। की कमी मुझे भी महसूस कमी होती है, है कि ये अभी कमी। जो लोग बस सब हौच पौच चल रहा है, बस चलाओ, कभी बस है, चलाओ काम बस। को, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, स्क्रीन फिलअप कर देना जो है ना, वो मैं नहीं समझता कि ये स्क्रीन का हक नहीं है। ये Should be स्क्रीन का हक perfect. ये है कि आप जो दिखा रहे हैं, जो आप दे रहे हैं, उसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ उसको अच्छाई में ले रहे हैं, कुछ बुराई में ले रहे हैं, लेकिन जब आप करेंगे ही बुरा तो फिर सुनने को मिलेगा। ये अच्छा, ये जो हमें लगता है ना कि बारीकियां, इनको कैसे हम फुलफिल कैसे करें, कैसे कौन आके इनको सही देखिए, करेगा? जिस जमाने में, अब तो खैर बहुत माशाल्लाह इंस्टीट्यूट खुल गए हैं सीखने के और सारे, जिस जमाने में हमने शुरू किया है तो ना कोई सीखना, हमने रेडियो पाकिस्तान से शुरू किया था, सिर्फ आवाज का खेल वहाँ होता था, और उसके बाद कोई ये नहीं था कि ये सिर्फ देख देख के, यहाँ भी चीज़ें जो अभी यहाँ नहीं पहुँची भी नहीं थी, तो बाहर की कोई चीज़ें कहीं से मिल जाती थी, तो उसमें हम देख के कुछ सीख लिया और उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं था, नेट भी नहीं था कि किस तरह से नेट ढूंढते नहीं होंगे। था, मैं मोबाइल सोचती नहीं था, हूँ। वो हाँ। उसको सीडीज ला रहे हैं, देख रहे हैं, फलानी फिल्म है जो हॉलीवुड की फिल्म है, इंडिया की भी है, कभी वो भी देख के, अच्छे डायरेक्टर की थी, आर्ट फिल्म मूवीज आती थी, वो देख के सीखते थे। अब नापैद है ये, अब ये अब अवेलेबल है सारी नेट पे, आप सारी चीज़ें देख लें। मेरे बच्चियाँ, मेरी बेटी जो निदा से छोटी है, वो इस कदर ज्यादा डायरेक्टर्स को और उसको जानती है कि उसने फॉलो कर रही होती है, नेट पे देख देख के सारा सीखा। और यही वाली बात है। मैं माशाल्लाह आपके तो बच्चों में सबने ही जो है बड़ा कमाल की है, सब मैंने कहा बुरा काम नहीं, ये नहीं करना कि बुराई से करो, सीख के करो, अच्छा करो। अच्छा, हमें तो इसलिए आप घर पे इंस्टीट्यूट है पूरा, मतलब वो सब बस सीखना। नहीं, कुछ जीन्स जो होती है ना, उसमें वो जीन्स भी को पूछते हैं आके कभी के नहीं, अब नहीं, वो दौर नहीं रह गया, अब वो मॉडर्न, मतलब पहले तो शायद पूछोगे ना क्रिटिसाइज कर जाते हैं। लेकिन पहले आप लोग में होता है कि आप कभी क्रिटिसाइज करें, कभी वो कोई बात करें आपस में? मैं आज भी करता हूँ, मैं निदा को भी करता हूँ, अगर किसी दिन शो में कोई गलती हो जाए तो कहती क्या करूँ पापा, बस ये रिक्वायरमेंट थी, ये चीज थी। हाँ, लेकिन ये कि आपकी मतलब डिस्कशंस होते हैं बच्चों के साथ? होती, बिल्कुल। हम जब खाने की मेज पे कभी वो आती है, अपने घरों से आती हैं वो, तो माशाल्लाह सब अपने घरों की माशाल्लाह। नई जनरेशन को क्या कहेंगे? भी हम यूथ पे बात कर रहे थे कि नई जनरेशन जो है वो कहाँ पर, किस चीज़ की आपको लगता है कमी है और वो पूरी होनी चाहिए, और उनको क्या करना चाहिए? बल्कि रिजवान आप भी बताएं कि कहीं पर मीडिया के हवाले से कोई बात करते हैं नई जनरेशन या नहीं? देखिए, जहाँ तक काजम साहब ने सीखने और सिखाने की बात की ना, तो सिर्फ वो ऐसा नहीं कि ड्रामे के अंदर ऐसा हुआ है। पहले के जो टीचर्स थे वो भी कितना सिखाते थे और बच्चे कितना सीखते थे। आजकल का जो टीचर भी घर में ही पढ़ाने आता है ना, उसे अगले ट्यूशन पे जाना होता है, वो घड़ी देख रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह स्कूल्स का सिस्टम जो है, मतलब ये हर जगह चीजें चेंज हुई हैं। ये बिल्कुल एक असल में एक रेस लग, हम इस कमर्शियलिज्म में नहीं थे, हम इस पैसे की दौड़ में नहीं थे, मतलब ठीक है ना। तो उस वक्त चीजें, मामला डिफरेंट थे, आज डिफरेंट हैं। लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा कि जो फिर भी हमारा बच्चा जो है वो अपना सफर वहां से शुरू कर रहा है जहां तक हम कर चुके हैं, उससे अगला स्टेप ले रहा है, तो शायद वो सीखा सिखाया पैदा हो रहा है बहुत सारी चीजें। तो अगर उसमें खुद अर्ज है, अगर सीखने की अर्ज है, तो उसके लिए मौके बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, हमारे ज़माने में मौके नहीं होते थे, और अर्ज भी होती थी तो उसको फैसिलिटीज नहीं होती थी। ये कमी है, और मैं ये नई नस्ल को ये कहूँगा कि जो काम करें, नॉट ओनली दिस शो ड्रामे से अगर मैं मुताल्लिक हूँ, तो वो जो भी काम करें वो दयानतदारी से करें। अच्छा, ड्रामों के बारे में बताएं ना, आपको अभी ड्रामे देख के कैसा लगता है, क्या लगता मैंने कहा ना, अब दुख होता है, कभी कभी मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ, लेकिन फिर कुछ मजबूरियाँ उनकी देखता हूँ कि अब ड्रामे की कास्टिंग जो है वो रह गई है मार्केटिंग वालों के मार्केटिंग के पास के जी अब्दुल कुद्दूस को ले लीजिए आप, हम सेल भाई कैसे वो नहीं करेंगे? शूट करता। नहीं साहब,
हमारे तो जो ओनर है उनकी फरमाइश है खुद को आना चाहिए इसमें, हाँ है ना। तो अब यहाँ जब आते हैं तो ये उनकी अच्छा, मजबूरी। आप लोग जब सिलेक्ट करते थे तो एक्टर्स को कैसे सिलेक्शन होती थी उनकी? क्योंकि हम सेम चेहरे नहीं देखते थे, बल्कि हम देखते थे एक ही चेहरा जो है वो इतने मुख्तलिफ किरदार कर रहा है कि उसकी एक्टिंग निकल कर आ रही है, पता चल रहा है एक्टर है। अब तो एक्टर लगता ही नहीं एक्टर ना। उस जमाने में ये था ना कि एक चैनल होता था खाली, पीटीवी होता था, उसी के हवाले से को रेडियो से आ गए, को थिएटर से पकड़ लिए, कुछ या उनको बात। फिर हमारे पास मार्जिन था, रिहर्सल हो रही है, अगर रिहर्सल में बुरा कर रहा है तो वहीं उसको कुछ बहाना करके फारिग कर दिया। अच्छा। और डीआर होती थी, फिर आते थे हम फ्लोर पे। तो अब तो जो होता है कि मिलता मुश्किल से, आर्टिस्ट बड़ी मुश्किल से मिलता है। और फिर वही मैंने जो आपसे कहा ना कि मार्केट में जो चॉइस, यार ये क्या आप नए नए लोग भर लेते हैं, आप पुरानों को लिए ना तो ये तो फिर नए आने वालों के लिए इम्कानात भी छोटे छोटे रोल कर, फिर छोटे रोल करके चले गए। तो एक तो कम से कम हम ये कहते हैं कि प्रोसेस है कि वो छोटे रोल से बड़े रोल की तरफ आते हैं, तो सीखने को उनको भी मिल रहा होता है। अहल आदमी भी छोटे छोटे रोल कर रहा है मुद्दतों। हाँ, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए। हाँ, अच्छे रोल जो और हैं बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं। माइंड सेट जो है वो ऐसा बना लिया है कि जहाँ पर जो है ये तो है ही बस ऐसा, ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो या फिर नहीं इसके लिए ये वाला रोल सही है। जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक में मजीद बात करेंगे। मजेदार गुफ्तगू चल रही है, हमारे साथ ही रहें। ऑलराइट जी, हम एक बार फिर आपके साथ मौजूद है मुस्कुराती सुबह में, और हमारे साथ ज़बरदस्त मेहमान हैं। हमने आपकी मुलाकात करवाई है, हमारे साथ काजिम पाशा साहब भी मौजूद हैं। इनसे बस एक सवाल अभी रह गया था, जो हमारा सबसे पहला सवाल है, जिसपे बड़ी अच्छी जो है फ़िलासफ़ी और बड़े अच्छे साइकोलॉजिकली हर चीज़ में बड़े अच्छे रेहान साहब ने बताया हमें कि मुस्कुराना कैसे चाहिए, कैसे हमें अपनी लाइफ को जो है वो अच्छा रखना चाहिए। रेहान ने बड़ा अच्छा बताया, और रेहान साहब ने, और साथ ही हमें रिजवान ने भी बहुत अच्छा बताया। अब हम आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि आपके पास तो ज़्यादा ख़जाना होगा, आप ज़्यादा बता सकेंगे हमें कि किस तरह से अपनी लाइफ में आपने टेंशनों को दूर रख के मुस्कुराया और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आए। क्योंकि ये हमें पता है, जब पीटीवी पे बैठे होते थे, आपने बड़ी बातें हमने सुनी हुई है कि हंसी मजाक ज़रूर चलता रहता था, कोई डिप्रेशन वाले माहौल में काम नहीं किया। देखो, बात यह है कि वरीज जो है ना, वो तो हर आदमी के नसीब में है। वो तो है, हमने कहा है, वो तो हम साथ ही लेकर चल रहे हैं। चाहे हम शोबिज में के नुमाइंदे हैं या वर्कर हैं, शोबिज में हैं मौजूद, वरीज तो हमारे साथ भी होती हैं। ये हम वहाँ बैठते थे और अगर मुस्कुराते थे तो शोबिज के लिए मुस्कुराते थे। घर में ये भी सोच रहे होते थे कि यार फलानी बच्चे की तबीयत ख़राब है तो उसको ये, लेकिन दयानतदारी, मैंने आपसे एक लफ्ज़ यूज़ किया था अभी कि दयानतदारी, मेरी शोबिज से अगर दयानतदारी थी तो मेरी जॉब ये थी कि मुझे लोगों को एंटरटेन करना है। मेरी फील्ड प्योरली यानी ड्रामे से मुताल्लिक़ था। मैं वो एंटरटेनमेंट के हवाले से म्यूज़िक कह लें और ड्रामा कह लें, दो ही चीज़ें होती थी। बाकी माशाल्लाह इन लोगों का जो फील्ड थी न्यूज़ की, और ये अब जो है ना, अब वो एंटरटेनमेंट से ज़्यादा एक्टिव हो गई है। अच्छा। ठीक है। और अब इसकी मिसाल मैं आपको छोटी सी दे दूँ। कभी कभी सेल्स वालों से मैं पूछता रहता था कि यार ये जो इश्तिहार है इनका क्या, ये कहेंगे जी 10 सेकंड का है, वो 1 लाख और कितने हज़ार पीटीवी का। मतलब 1 मिनट का उस जमाने में मेरा ख्याल है उन्होंने 1,80,000 रुपए, वो मैक्सिमम बहुत उस जमाने की बात है, उस जमाने की बात है। पैसे की वैल्यू भी जरा ज्यादा। और होते 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 ये हुआ कि न्यूज़ के रेट ज़्यादा हो गए, एंटरटेनमेंट के कम। लाइव एंटरटेनमेंट होगी ना, लाइव एंटरटेनमेंट ये लाइव एंटरटेनमेंट बिल्कुल। तो बस मेरा जो वो लफ्ज़ है कि अगर आप ऑनेस्टली काम करें, इनकी फील्ड हो, इनकी फील्ड हो, मेरी फील्ड हो, हम सब ये सोच लें कि हमने दयानतदारी से काम करना है, तो
तो ये अब पॉलिटिशियंस में भी अब ये मैंने सुना है कि हो रहा है कि जी इस पॉलिटिशियन की ज्यादा रेटिंग होती है, ये आते तो उनको भी पता होता है कि जी हमारे जो है हमारे ऊपर ज्यादा ज्यादा जो है। और खुद कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो खुद कहते हैं, इसका इजहार करते हैं बार-बार। और अब मैं क्या नाम क्या लूं, लेकिन वो सोलो भी बैठते हैं कुछ ऐसे कि यार मुझे सोलो आप बैठाएं तो मेरी रेटिंग आप देखिएगा, चेक कर लीजिएगा कितनी आएगी। और इवन मैं तो देख रहा था कि एक जगह शेख रशीद जो है फरमा रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं आज जो है ना फला जाके शो में बैठता हूँ सोलो, अब देखना कि उसको ज्यादा नहीं देखा या फला के जनते को ज्यादा देखा। ना उसमें ये होता है ना, कुछ लोगों को डिप्यूट किया जाता है कि पार्टी की तरफ से कि तुम बस लगे रहो, तुम बोलते रहो। तो माशाल्लाह हमारे शेख साहब जो है ना वो इसीलिए ज्यादा इन है। और जिनमें बोलने की जरा ताकत भी हो, जरा जो मतलब एक होता है ना, एक नॉर्मली बात कर रहे थे, एक जिनमें होता है कि एक सलाहियत होती है, हर एक में भी अल्लाह ताला ने सलाहियत नहीं दी हुई। बिल्कुल। ये किसी में सलाहियत होती है। आज तो इनको कह दिया कि आपको सब्जेक्ट पे बुलाया करो। रेहान को मैं देखता था तो मैं ये टीवी पे जितने भी चेयरमैन थे उनमें सब में ज्यादा ये स्क्रीन पे नजर आए मुझे, क्योंकि सलाहियत है ना, हर काम करने की सलाहियत थी और काम की है। तो फिर मैं यही सोचता था कि इनका ताल्लुक थोड़ा थोड़ा शोबिस से भी होता जा रहा है। तो ये तो वो तो एंटरटेनर्स तो बन ही गए ना। और लोग सुन भी रहे होते हैं कि आज ये आए हैं तो फलाने आए तो उनसे बात करेंगे, आज वो आए तो इनका देखो इन्होंने क्या बात करनी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भी। सियासत भी एक्चुअली ये भी हमने देखा है कि सियासी शोज होने के बाद लोग, आम लोगों में भी सियासत का रुझान आया, उन्होंने सियासत को समझा। मतलब मैं अपनी ही अगर मिसाल लूँ तो 10-12 साल पहले तक मुझे सियासत के बारे में कुछ सोचते थे, ऑपोजिशन है, ये है, वो है, क्या होता है, बस एक सर से गुजर जाती थी चीजें। लेकिन हमने भी शोज देख देख के सियासत को सीखा है, ये बात तो है। लेकिन ना आपको जो अवेलेबिलिटी थी सारी, अखबार खोले तो सियासत, न्यूज खोले तो सियासत, शो खोले तो सियासत। तो फिर ये सीखना आपके लिए हो गया कि आप जरूर बीइंग होस्ट, ये आपके लिए भी जरूरी हो गया कि उसके बारे में नो-हाउ आपकी हो। बिल्कुल, हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं बुनियादी तौर पे। जमहूरियत का एक प्रोसेस होता है और वो उसी वक्त होता है कि जब आप जो है ना टेन्योर लोगों का पूरा होने दें। वरना माजी में तो ये होता रहा कि सियासी जमातें यही कहती थी कि अगर हमें पूरे 5 साल मिलते तो हम दूध की नहरें निकाल देते, और वो सिर्फ यही जुमला कहकर दोबारा आ जाते थे। अब जब ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसमें एक चीज ये जरूर हुई है कि एक सियासी लीडर ने दूसरी सियासी लीडर या तीसरे सियासी लीडर के बारे में बहुत बुरा भला किया। अब बुनियादी तौर पे सब लोग आपस में एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा एक्सपोज कर रहा है इनकी परफॉर्मेंस, कि इनकी परफॉर्मेंस जब 5 साल बाद एवेल्युएट आप करते हैं, अवाम भी बड़ी बाशऊर हो गई है, तो उसके बाद पता चलता है। तो अब मैं, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यूथ पार्लियामेंट, हमारे पास अभी मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ 1000 यंग पॉलिटिकल लीडर्स के नाम से, कि हम सिस्टम को 1 साल के अंदर 1000 यंग पॉलिटिकल लीडर्स देंगे। अभी उसका हमने बकाया तौर पे एक बड़ा ग्रैंड इवेंट किया था, रियान हाशमी भी उसमें आए थे। तो अब नौजवान जो है ना इसकी ट्रेनिंग ले आके, जैसे कि आप किसी भी शोबे में जाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आप उसके लिए तुम लोग कोई अमाउंट भी लेते हो या नहीं? बिल्कुल उसमें स्पॉन्सरशिप भी होती है, अमाउंट भी होता है। हम जो है वो हम खुद भी स्कॉलरशिप भी देते हैं उसके अंदर। लेकिन अब एक सिस्टम बना दिया है कि अब आपने अगर जाना है, जैसे आप बैंक में जाते थे या कोई जॉब करते थे तो आप कुछ पढ़ के जाते थे ना, अब सियासत में भी डायरेक्ट कूदने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूशन डेवलप कर दिया है कि यहाँ आके आप ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग लेके जाएं। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें कितनी अमेंडमेंट्स आई हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, समझे तो सही पहले जो है लोकल गवर्नमेंट का निजाम कैसे चल रहा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या है, सेनेट क्यों बनाई गई है, कौमी असेंबली क्यों बनाई गई है, फिर जो सीनियर लोग हैं वो कैसे काम करते रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि अब बहुत ज़रूरी है कि हम बेहतर प्रोडक्ट जो है, बेहतर नौजवान जो हैं फ्यूचर के लिए तैयार करें, क्योंकि अब बहुत कीचड़ उछाल रही है। रेहान से पूछे, रेहान आपने जब सियासत में आए थे तो आपने क्या क्या हर्डल्स देखे थे, क्या क्या मुश्किलात उस वक्त हुई थी? यही बात जिस तरह सीख कर आने में जो है ये ईजी होता है, या आप प्रैक्टिकली ज़्यादा जब आप सीख रहे होते हैं तो आपको मतलब टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है, तो क्या आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? देखिए, मैंने बताया ना कि तकरीबन 10 साल हो गए मुझको। 2010 में मैं एक्टिव हुआ था, सोशल वर्किंग भी करते रहे। हाँ, तो मैं विजिटिंग फैकल्टी था एक यूनिवर्सिटी में, मैनेजमेंट ट्रेनर के तौर पे भी जाता था, अपार्ट फ्रॉम माय जॉब एज एडवाइजर इन एम्बेसी। तो वो कैरियर काउंसलिंग के सेमिनार्स हो या गोल सेटिंग या टीम बिल्डिंग या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हो या सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट हो, तो उसके ऊपर जब हम काम कर रहे थे तो यहाँ पर भी काम की जरूरत पड़ी। अच्छा, सियासत में
आना, एक तो वो तो होता है ना, एक पॉइंट आता है आपका जब आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना पड़ता है, माफ़ कीजिएगा। तो हमने वो पॉइंट आ गया जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज जब आ गई, तो हम बड़े क्रिटिसाइज किया करते थे, सख्त तनकीद किया करते थे। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि यार तुम तनकीद के अलावा कुछ और कर सकते हो क्या, तुमने प्रैक्टिकली कुछ किया क्या, कोई कंट्रीब्यूशन की? अच्छा, अब जब जो सामाजिक कारकुन है, मैंने आपसे कहा ना, जो सामाजिक कारकुन है, जो समाज का सोचता है, जो सोशल वर्कर है, वही सियासत में आए तो काम करता है, कर सकता है, विल तो रखता है ना। फिर सियासत में जब आए तो हमने देखा कि अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि 2012 में मैंने इलेक्ट हुआ तो उस वक्त माहौल कराची का बिल्कुल यकसर तब्दील हो गया था, उठापटक शुरू हो गई थी और हम चलती हुई ट्रेन पे चढ़े थे। तो वो चलती हुई ट्रेन पे चढ़ के तो पता चला कि भाई बारात किधर जा रही है तो उस वक्त बहरहाल चढ़ गए, लेकिन हमने कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। वो उसमें कराची का मौक़िफ़ हो, देखिए जो और मेरा जो शोबा था, यानी कि रियल ट्रेनिंग मिली ना इन्हें, मतलब एमएनए बने तो रियल ट्रेनिंग के अंदर आ गए डायरेक्ट जो है, तो उसमें बहुत सारी चीजें देखी। जो मेरा कंक्लूजन है और हतमी नहीं राय है, हाइपोथेसिस कह लें आप इसको, वो ये है कि एक देखें, पाकिस्तान इटसेल्फ was a creation of political जद्दोजहद, और सियासत के जरिए ही होना चाहिए था। और ये भी जहन में रखिएगा, पाकिस्तान इर्तिकाई मनाजिल तय कर रहा है। दुनिया के दीगर ममालिक को 200 साल लगे हैं इवॉल्व होने में, हमें निखरने में, उभरने में अभी 70 साल ही तो हुए, अभी 30-40, अल्लाह करे कि हम जल्दी लर्न करें मिन हैसुल कौम। और रिजवान ने जो जैसे इंस्टीट्यूट बनाया और इस तरह की जो ट्रेनिंग्स दी जा रही है, इसमें सिर्फ राह हमवार की जाएगी, मौके फराहम किए जाएंगे। लीडर्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। एग्जैक्टली, स्किल्स को आप ग्रूम कर सकते हैं, हाँ, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो जानना जरूरी है ना। खुदादाद सलाहियतें हर एक में। अच्छा, ये भी फिलॉसफी है कि वो इसमें भी डिबेट है कि लीडरशिप स्किल्स बनाई जा सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं, या लीडर्स आर बॉर्न और नॉट। नहीं, फिर वो दिल का मामला आ जाता है ना, जब तक आप दिल से कोई चीज नहीं करेंगे। विकेट कीपर की मिसाल लेना, बहुत से विकेट कीपर नेचुरल होते हैं, हाथ डालते हैं, बॉल जो है हाथ में आ जाती है, और बहुत से लोग जो है कामरान अकमल की तरह पूरी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं, फिर भी ड्रॉप हो जाते हैं। मेहनत की, इससे ये नहीं कहेंगे, लेकिन उसने मेहनत की, देखिए ना, मेहनत करके पहुंचते हैं। उसके एक्चुअली मौके नहीं बन पाए, कामरान के मौके ऐसे नहीं बन पाए जब वो होता था। लेकिन ऐसी गेंद नहीं आई जो यूं करके कैच करता की शक्ल नहीं, कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ मेहनत करके बनते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद जाके वो पहुंच जाते हैं। रेहान, अभी आप जो एक बात कह रहे थे, एक जमाने में, यानी शायद वो हमारा जमाना था और हमसे पहले से भी चले आ रहे थे, एजुकेशन लाइफ जो है ना, उसी में से जब स्टूडेंट्स लाइफ में भी इन होता था, यानी कॉलेज की यूनियन में इतने बड़े बड़े नाम आप माजी में सियासतदानों को देखते थे, लेकिन जब वहाँ माहौल गुंडागर्दी पे कन्वर्ट हो गया, वो एक बहुत, तो वहाँ से सियासतदान निकलने बंद हो गए। गुंडे बड़े बड़े नाम आप माशाल्लाह सुन लीजिए, वो उनके नाम। लेकिन वही बात है कि देखिए, इस पे भी कानून तो नाफिज था ही, लेकिन मसला ये हुआ कि कोई रोकथाम के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा था उस वक्त। ये वाली बात आ गई थी, जिसपे जो है बहुत खुलब खुला जो है फिर वो जो है ना, देखिए बहुत सारे कतई कलामी, देखिए बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। एक तो अदम बर्दाश्त, हमें तनकीद बर्दाश्त करने की और तनकीद करने की जसारत होनी चाहिए। ये जसारत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अदम बर्दाश्त का जो कल्चर पैदा हुआ मुल्क में, और खासतौर पर स्टूडेंट सियासत की जो बात कर रहे हैं, वही तो नर्सरी है। वो उस नर्सरी को जब आपने खत्म कर दिया, तो फिर कहाँ से आप अच्छे पॉलिटिशियंस लेंगे, कहाँ से सिंसियर लोग निकालेंगे आप, जहन साजी कैसे? और मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा जो वो बिल्कुल आपने सही कहा, स्टूडेंट यूनियन थी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि बल्दियाती निजाम जो होता है ना, इधर से भी नया ब्लड आता है, नए लोग आते हैं, लोगों को शऊर आता है ग्रास रूट लेवल पर कि काम बड़ी बड़ी मिसालें इसमें मौजूद हैं। अभी जो बाइडेन जैसे सदर बने, मतलब इस तरह आप किसी भी की मिसाल ले लें, एक हिस्ट्री आपको नजर आएगी कि जनाब देखिए, पहली दफा में तो आप किसी को डेजिग्नेशन पे नहीं बिठा सकते ना। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने कभी भी ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। उन्होंने खुद कभी नहीं चाहा कि ये नर्सरी क्रिएट हो, ना वो स्टूडेंट यूनियन बहाल कर सके आज तक, ना ये बल्दियाती इंतखाबात करा सके। अभी पिछले भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुए, और अभी भी आप देखें कि 2 साल हो चुके हैं केपीके के अंदर, 2 साल हो चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर, 1.5 साल हो चुके हैं पंजाब के अंदर, और तो वहाँ नहीं हुए बल्दियाती इंतखाबात। बिल्कुल। अच्छा खालिद साहब, एक चीज़ है कि हमने हमेशा देखा है कि आपने चीज़ों को ना बिल्ड किया, आपने चीज़ों को बनाया है। अपना कोयटा के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, जब आप कोयटा में वहाँ पर आपकी ट्रांसफर हुई और वहाँ गए, तो वहाँ पर आपने किस तरह से जो चीज़ों को मैनेज किया था?
देखिए कोयटा में वही वाली बात थी कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैं जानना चाहती बहुत हूँ किस ज़्यादा तरह थी। उसको मतलब आपने मैं हैंडल इस किया। तौर पे और कहूँगा कि जैसे ख़वातीन के लिए बड़े मसाइल थे। हमें एक खातून को किसी ने वहाँ पे, वो पेशावर से आके सेटल हुई थी, तो मेरे एक कुलीग थे, उन्होंने उनको किसी प्रोग्राम में होस्ट ले लिया। हाँ हाँ। तो वो जब ऑन एयर हुई वो बची, तो पेशावर से उसके बहनोई और एक साहब और बंदूकें लेके कोयटा आ गए, गेट के ऊपर खड़े हो गए। कैसे आई है? ठीक है। मतलब उस लड़की को, बेचारी को, और उसके प्रोड्यूसर को पिछले गेट से कहीं भगवाया गया और बचाया, फिर मामले को हैंडल किया। वो इतने मसाइल थे। जब मैं वहाँ गया, वहाँ ड्रामा तरक्की इसीलिए नहीं करता था कि ये कसर रह गई थी कि लड़कों को लड़कियों का गेटअप करा के फीमेल रोल कराए। ये नौबत मतलब वहाँ आ चुके थे। और ये कब की, कितनी पुरानी बात होगी तकरीबन? मैं 85 में गया। 85 में, ठीक है। 72 में ये स्टेशन बना था और 84 में ये नई बिल्डिंग जो अब है, तो ये कह के हमें भेजा गया था कि भाई लाज रख लें कि इसके ऊपर इसको बनाए फिर। कितने करोड़ रुपए, महंगा तरीन स्टेशन बना था कोयटा का उस वक्त। इसको कुछ सहारा मिल जाए, कुछ। अब हम क्या करते हैं, हमारी तकदीर ऐसी थी कि वहाँ कैंटोनमेंट एरिया में हम वहीं रहते थे, हम किसी जगह पेइंग गेस्ट। तो वहाँ हमने कुछ बच्चे आर्टिस्ट ढूंढे पहले। अच्छा। बच्चों से शुरू किया। हाँ हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों से बच्चों की माओं पे गए। हाँ हाँ। और वहाँ से फिर हम निकाल के लाए। और फिर ड्रामा लैला कुबैरी, एनी जैदी, और एक लड़की नात पढ़ती थी उसको। इस तरह से वहाँ, और बड़ा भरपूर टैलेंट है ना, टैलेंट माशाल्लाह। देखिए ना, मतलब स्टार्स हैं वो लोग। कोयटा में इतना अच्छा टैलेंट है, और पहाड़ी इलाकों में वैसे भी गले में सुर आता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ी इलाकों में आपको सुर मिलेगा गलों में, क्योंकि आवाज़ गूंजती है। तो सिंगर तो आप बेमिसाल। छाओ जो था आपका बहुत यादगार। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये कि बड़े मसाइल के साथ वो किया था बस। लेकिन वही ना, देखें, पूछने की वजह यही थी कि बनाने वाले, डेवलप करने वाले स्टार्स निकाले, स्टार्स आपने जो है वो उनको जैसे आपने कहा ना कि खोज की और मतलब ड्रामा बनाया भी। तो ये डेवलपमेंट जो होती है ना, बड़ी मुश्किल होती है इंसान का। मैंने देखा है, मैंने रिजवान को बहुत देखा है, शुरू से देखा, यूथ पार्लियामेंट के पीछे लगे रहे, काम किया, छोटे से स्टार्ट किया, आज माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया कि बहुत ज़्यादा जो है इस पर ये एक बात होती है कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। रेहान ने अपनी जगह पे बहुत काम किया है, और बीइंग जिस तरह सिर्फ यही नहीं कि एक सियासतदान, सोसाइटी में रहते हुए इन्होंने जो है चीज़ों की डेवलपमेंट में बहुत काम किया। तो ये होना चाहिए हर एक का अपनी अपनी जगह पर, जो हम कहते हैं ना कि आपको अपनी जगह पर रहते हुए अपने इर्द गिर्द पहले चीज़ों को आपने बनाना शुरू करना है। तो फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है। जैसे कोयटा की आप बात कर रहे हैं, मैं बहुत जाता हूँ वहाँ पे। अब मसला क्या होता है, मिसाल के तौर पे एक अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे नहीं मिलती, तो वो फ़ौरन अपने उसको समझते हैं कि यार हमारे साथ कोई ज़्यादती हो रही है। या इसी तरह बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो वो मैं उन इलाकों से जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंट से काम लें, और सीखने के अमल को नौजवानों में जो रुक गया है उसको जारी रखें। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं पाकिस्तान में, टॉप की जगह आज भी खाली है। आज भी हमारे पास कोई ज़बरदस्त बॉलर बैट्समैन नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है। 5 साइंटिस्ट के नाम ढूंढेंगे, खोज करेंगे, सब चीज़ों की खोज होगी। मैं आप लोगों से कोई मैसेज नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं ये कोई एक दफ़ा नहीं बुला रही, आप लोगों को बार बार बुलाती रहूँगी मैं, इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ आज के लिए खुदाफिज कहूँगी। थैंक यू सो मच रेहान साहब, थैंक यू सो मच रिजवान, थैंक यू सो मच काजिम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो में तशरीफ लाने का। इसके साथ ही नाज़रीन, होपफुली आप लोगों को शो अच्छा लगा होगा। आप लोगों का फीडबैक बेइंतहा ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।